आज सृजन संवाद की 155वीं गोष्ठी है। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लंबी यात्रा का एक सार्थक है। पिछले 14 वर्षों में हमने बहुत बार सिनेमा पर कार्यक्रम किए हैं। 15वें वर्ष में भी हमारी कई गोष्ठियां हो चुकी हैं। हमारा 15वां वर्ष चल रहा है। जैसा कि सबको मालूम है, सृजन संवाद साहित्य, सिनेमा और कला पर लगातार 2011 के जून से गोष्ठियां करता आ रहा है। पहले हम लोग ऑफलाइन ही रहते थे, जैसा कि चलन था उन दिनों का, और जो लोग शहर में होते थे वो ही जुड़ पाते थे। अन्यथा कोई बाहर से अगर आया हुआ है तो हम उसे आमंत्रित कर लेते थे। कई बार ऐसा हुआ कि सृजन संवाद के आकर्षण में खिंचे हुए कुछ लोग खुद ही चले आए और हमने उनके साथ गोष्ठी की। उन गोष्ठियों का एक अलग मजा था, क्योंकि आप जब आमने सामने होते हैं तो बात ही कुछ और होती है। लेकिन वक्त ऐसा आया कि कोरोना ने सब कुछ उथल पुथल कर दिया। साथ ही इससे एक फायदा ये भी हुआ कि हम ऑनलाइन गए, और जब हम ऑनलाइन गए तो सृजन संवाद का विस्तार हुआ। विस्तार हुआ मतलब पहले सिर्फ लोकल लोग ही आ पाते थे। ऑनलाइन होने के चलते न केवल पूरे देश से लोग जुड़ने लगे, बल्कि विदेश से भी बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, और बहुत सारे हमारे मेंबर्स भी अलग अलग देशों में रह रहे हैं। हम सब मिलजुल कर कार्यक्रम करते हैं। कोई कहीं बैठा होता है, कोई कहीं बैठा होता है, कोई कहीं से संचालन कर रहा होता है, कोई कहीं से बोल रहा होता है। आज की गोष्ठी विशिष्ट इसलिए भी है कि हम गुरुदत्त की शताब्दी मनाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, और गुरुदत्त पर जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम लोगों ने कुछ अनूठा करने की सोची। तो सत्या सरन जी से मेरी बात हुई। पहले भी वो इस मंच को संबोधित कर चुकी हैं। क्योंकि उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, 10 Years with गुरुदत्त। ये पुस्तक उन्होंने बातचीत के आधार पर लिखी है, और ये बातचीत उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति से की है जिसने दशक से ऊपर का समय गुरुदत्त के साथ बिताया, गुरुदत्त के साथ काम किया। वो गुरुदत्त को भीतर बाहर दोनों तरह से जानते थे। तो मैंने सत्या सरन जी से कहा कि क्यों नहीं इसी पर बात करें। वो खुशी से तैयार हो गई। ये हमारा बहुत ही अच्छा अनुभव है कि वो तत्काल तैयार हो जाती हैं। हालांकि वो बहुत व्यस्त है, लेकिन उन्होंने स्वीकार कर लिया। और फिर मैं सोच रही थी, इस किताब को तो बहुत कम लोगों ने पढ़ा है, मैंने पढ़ लिया है। बहुत खूबसूरत किताब है, इसमें तमाम एनेक्डोट्स हैं, बहुत रोचक किताब है। उसके विषय में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिस्टर नदीम खान हैं, और
नदीम खान जी से मैंने बात की, उनका नंबर मुझे सत्या जी से मिला, तो वो भी खुशी से तैयार हो गए। पहली बार बात करते हुए नहीं लगा कि मैं उनसे पहली बार बात कर रही हूँ, इतने सहज ढंग से उन्होंने बात की। तो मैं इन दोनों अतिथि का स्वागत करती हूँ, सत्या शरण जी का, और उनसे संवाद करने हेतु नदीम खान जी का। चूंकि हम लोग मिलजुल कर प्रोग्राम करते हैं, तो हमारे साथ इन दोनों का विस्तृत परिचय देने के लिए इला भूषण जी हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। बहुत व्यस्त थी, कॉलेज में नैक का प्रोग्राम चल रहा है, और हम सब जानते हैं कि जब नैक की टीम आती है तो सारे काम छोड़ के एक साल तक बस नैक की रिकॉर्डिंग की तैयारी होती है, पेपर वर्क, विजुअल्स, सब कुछ तैयार करने होते हैं। मैं उससे गुजर चुकी, वो उसमें बहुत व्यस्त थी। लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि मुझे आपकी जरूरत है, आपको सहायता करनी है, तो वो भी हंसते हुए तैयार हो गए। अभी भी बहुत सुंदर मुस्कुरा रही हैं। गुरुदत्त से मेरा परिचय बहुत पुराना है। पुराना मतलब मैं उनसे कभी नहीं मिली हूँ, लेकिन उनकी फिल्मों के द्वारा मुझसे बहुत पुराना परिचय है। उन पर जब भी कहीं कोई लेखन मिलता है तो मैं उसे भी अवश्य पढ़ लेती हूँ, क्योंकि वो मेरे पसंदीदा निर्देशक हैं। और जब शताब्दी वर्ष आया तो मैंने उनकी कई फिल्मों को फिर से देखा। चूंकि मैं सिनेमा शिक्षण का काम भी करती हूँ, मैं यूजीसी के मालवीय मिशन प्रोग्राम से जुड़ी हुई हूँ, जहाँ पर प्रोफेसर्स के लिए ट्रेनिंग होती है। तो उसमें भी सिनेमा की भाषा पर बात करते हुए, सिनेमा को समझते हुए, मैं अक्सर गुरुदत्त की फिल्मों की क्लिपिंग्स का प्रयोग करती हूँ, उस पर बात करती हूँ। खैर, आज हम लोग बात सुनेंगे सत्या जी से, और उनसे बातचीत करेंगे नदीम खान जी। लेकिन उससे पहले इला भूषण जी हमारे मेहमानों का परिचय देंगी। साथ ही साथ मीना जी का स्वागत करती हूँ, और मैं स्वागत करती हूँ हमारे फेसबुक मित्रों का। ढेर सारे लोग फेसबुक लाइव के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ स्ट्रीम यार्ड का जो संचालन कर रहे हैं अनुराग का, अनुराग रंजन का। तो अब मैं मंच सौंपती हूँ भूषण जी को। धन्यवाद विजय मैम। सृजन संवाद से जोड़ने के लिए और फिर जोड़े रखने के लिए पहले तो आपका दिल से आभार। जैसा कि मैम बता चुकी हैं कि सृजन संवाद की 15 वर्ष की यात्रा हो चुकी है, और इसमें उन्होंने पूरी कोशिश करी कि साहित्य, कला, शिल्प, इस सब से जो भी सृजन हो रहा है वो संवाद के माध्यम से आज की पीढ़ी तक पहुंचे। हालांकि आज मैम ने मेरे को बहुत कम टाइम दिया था बोलने के लिए, लेकिन आज के हमारे दोनों अतिथियों का स्टेचर ऐसा है मैम कि जो मेरे को दिल से आएगा मैं वो बोलूँगी। तो हमारे साथ हमारे आज दो अतिथि जो जुड़े हैं, सत्या मैम हैं और नदीम सर हैं, और ये दोनों ही बड़े हस्ताक्षर हैं, और कहते हैं कि व्यक्ति का काम ही उसका परिचय होता है। तो लेकिन हमारी जो नई पीढ़ी है उस तक, क्योंकि मुझे एक शिक्षक हूँ तो हमेशा लगता है कि जो भी काम हम कर रहे हैं वो नई पीढ़ी तक जरूर जाना चाहिए। तो पहले मैं सत्या मैम का स्वागत करते हुए उनके बारे में कुछ कहना चाहूँगी। सत्या मैम, आपको तो 115वीं गोष्ठी में भी सुनने के लिए मिला जब आपने जगजीत सिंह जी की बायोग्राफी पे बोला, और तभी से आई बिकेम योर बिग फैन। और वैसे तो मैम जब हम छोटे थे तब से हम फेमिना को देख रहे हैं,
और मुझे आज भी फ़ेमिना के वो ग्लॉसी पन्ने और उन पे छपे हुए सुंदर फ़ोटोग्राफ्स और एडिटर में आपका नाम, वो सब मुझे आज तक याद है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे आज आपके बारे में बोलने के लिए कहा गया। फ़ेमिना के साथ तो आपका बहुत लंबा संबंध रहा, 12 वर्षों तक आपने उसका संपादन किया। उसके बाद आपने काफ़ी लिखा, फ़िल्म इंडस्ट्री पे लिखा। आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के साथ भी जुड़ी हैं, उनको फैशन जर्नलिज़्म पढ़ाती हैं और गुलज़ार साहब की पुस्तकों को भी आपने हिंदी में अनुदित किया। मैम, पोएट्री को अनुदित करना मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। मुश्किल तो सारा ही अनुवाद होता है क्योंकि पुस्तक की आत्मा को बनाए रखना होता है, लेकिन अनुदित तो बहुत मुश्किल होता है। और आपकी पुस्तकों में जिन पुस्तकों ने ध्यान खींचा, एक तो आज की पुस्तक है आपकी 10 इयर्स विद गुरुदत्त साहब और सुन मेरे बंधु रे, म्यूजिकल वर्ड ऑफ एस डी बर्मन। इसके साथ आपने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, ऋतु नंदा जी और जैसे कि मैंने अभी कहा जगजीत सिंह जी, इन सब के ऊपर काफ़ी काम किया है। और आपकी जो वेबसाइट है, मुझे लगता है हमारे जो भी श्रोता हमारे साथ जुड़ेंगे वो आपके बारे में जानने के लिए आपकी वेबसाइट satyasaren.com को ज़रूर देखें। और क्योंकि आज बात गुरुदत्त जी की हो रही है, तो एक बहुत छोटा इनपुट ये है कि गुरुदत्त जी की फ़िल्मों को जब मैंने आज से 20-25 साल पहले देखा, तो मैम थोड़ा-सा उम्र के साथ समझ बढ़ती है ना, तो मुझे लगा ठीक है, जैसे और फ़िल्में हैं वैसे ये भी फ़िल्में हैं। लेकिन इत्तेफ़ाक मैम ऐसा रहा कि पिछले साल मुझे गुरुदत्त जी की तीनों वो जो फ़िल्में हैं, जो क्लासिक्स हैं, वो फिर से देखने के लिए मिली। साहब बीबी गुलाम, प्यासा और कागज़ के फूल। और वो फ़िल्में देखने के बाद सिर्फ़ ये निकला व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी ही वाज़। क्या कंट्रीब्यूशन है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को। और ये फ़िल्म जितनी रेलेवेंट तब थी उतनी ही मैम आज भी है। अगर आज हम इन्हें कलर्ड कर देंगे तो लगेगा ये आज ही की बनी हुई है। तो बहुत-बहुत स्वागत है मैम आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पुस्तक पे चर्चा करने के लिए। ये पुस्तक जो है अबरार साहब के साथ उनका बाज फ़िल्म जब बनी, जैसा मुझे पता चला, उससे लेकर जो संबंध शुरू हुआ और फिर उनके देहावसान तक वो एरिया कवर करती है। हमारे दूसरे अतिथि आज के हैं नदीम साहब। और नदीम सर, हमने एक पुस्तक पढ़ी थी फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन तक। उसके अनुवादक भी नदीम जी थे, नरेश नदीम। तो पहले तो मुझे लगा कि अरे! मुझे उनके बारे में बोलने के लिए मिल रहा है। फिर मैंने थोड़ा-सा और एक्सप्लोर किया, तो मैंने पाया कि आपका तो अनुवाद पे बहुत ज़्यादा काम है और आप जो हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन वेस्टर्न रीजन के डायरेक्टर भी रहे। और सर आपने 25 पुस्तकों का, जैसा कि मुझे पता चला, हिंदी और मराठी से लिखी हुई पुस्तकों का इंग्लिश में अनुवाद किया और 2020 के सर्वश्रेष्ठ अनुवाद के लिए आपको वैली ऑफ वर्ड्स का पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो सर आज हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि आपके जैसी और मैम जैसी हस्ती हमारे बीच में है। और क्योंकि सर मैं इसी पेशे से हूँ, तो जो पब्लिशिंग हाउस से आपकी पुस्तकें आई हैं, ओरिएंट ब्लैक स्वान से और पेंगुइन से, दैट स्पीक्स अ लॉट अबाउट द क्वालिटी ऑफ ट्रांसलेशन दैट हैज़ गॉन इनटू इट एंड द काइंड ऑफ हार्ड वर्क दैट हैज़ गॉन इनटू इट। तो हमारे आज के दोनों अतिथियों का बहुत-बहुत स्वागत है और मंच आपका है। थैंक यू विजय जी। जी 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 मैं चाहूंगी सत्या जी पहले थोड़ा सा बताएं इस पुस्तक के बारे में, उसके बाद प्लीज। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। नो नॉट एट ऑल, नो प्रॉब्लम। जी सुनाई दे रही हूँ मैं? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, साफ। इस किताब, ये मेरी पहली बायोग्राफी थी और ये मैंने शायद 2008 में पब्लिश हुई थी ये पेंगुइन से। और ये एक्सीडेंटली बन गई किताब, क्योंकि मैं गई थी करने आर्टिकल लिखने अबरार साहब के पास। और जब वो बोलने लगे तो मुझे पता चला कि इनके पास तो इतना मटेरियल है कि दिस कैन बिकम अ बुक। तो मैंने ऐसे ही अपने दोस्त कार्तिका, जो उन दिनों पेंगुइन में थी, उनसे कहा कि एक किताब मैं लिख सकती हूँ अगर आप कहो तो उन्होंने कहा लिख दो, और बस मैं लिख दी। तो ये किताब हैज़ हैड अ लॉन्ग लाइफ बाय दिस, और लोगों को बहुत पसंद आया है। पर इसका मैं पूरा क्रेडिट अबरार साहब को देती हूँ। वो बहुत बहुत ही
अकम्प्लिश स्टोरी टेलर थे और कहानियाँ बताते गए और मैं लिखती गई। तो ये किताब, इसका नया कवर है, ये पुराना कवर है, ये हिंदी वर्जन है। तो 10 years with गुरुदत्त, अबरार अलवी's जर्नी। Over to you, Nadeem. Yeah, thank you. विजय मैडम, इला जी, आप लोगों की हिंदी सुन करके मैं थोड़ा सा चौंक गया। इस दर्जे की हिंदी तो मैंने कभी कोशिश भी नहीं की बोलने की, लेकिन ठीक है, जो कुछ है, कोई यानी मेरा ख्याल है आप जैसे हिंदी दानों के लिए भी आपको कानों को बहुत क्लिष्ट नहीं जाएगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो सत्या और मैं, हम दोनों का परिचय आज 50 साल से कहीं ऊपर का हो चुका है। सत्या, बिल्कुल। हम दोनों नागपुर हमारा वतन रहा। सत्या जिस कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन की, जिस यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी, जहां से उन्होंने जर्नलिज्म की, नागपुर यूनिवर्सिटी, वहां पर, वहीं से मैंने भी ये दोनों डिग्रियां हासिल की। वक्त अलग अलग थे, सत्या मुझसे थोड़ी सी आगे थी, मैं एक में आगे थी और एक में पीछे थी, है ना। मुझे लगता है यू डिड योर MA earlier than I did and I did my journalism just a little before you did। और वहां पे नागपुर का एक बड़ा अच्छा न्यूज़पेपर हुआ करता था, हितवाद, अंग्रेजी का न्यूज़पेपर, जहां पे सत्या उस जमाने में असिस्टेंट एडिटर थी और उसके जो एडिटर हुआ करते थे GT परांडे, उन दोनों को सत्या और मैं हमारा गुरु मानते हैं, हमारा मेंटोर मानते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें जो हम दोनों को सिखलाई, वो इत्तेफाक से आज तक हम उसको बड़ा बड़ा संभाल के जपते हैं, समझ लीजिए। तो सत्या से तो एक ये सवाल पूछना ही पूछना है कि आखिर उन्होंने इस सब्जेक्ट का चुनाव कैसे किया। लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि बनिस्बत सीधे सवाल कर लेने के, जरा सा हौले हौले अगर उस सवाल की तरफ जाएं तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। सत्या ने अपनी इस किताब में ये लिखा है कि जिस दिन गुरुदत्त का देहांत हुआ, अक्टूबर की 10 तारीख, वही तारीख इत्तेफाक से सत्या की सालगिरह भी है, उनका जन्मदिन भी है। और उन्होंने ऑफ कोर्स ऐलानी तौर पे ये कहा कि दिन तो मिलते हैं, वर्ष नहीं मिलता। तो 1964 में गुरुदत्त का देहांत हुआ। तो मैं ये सोचता हूं कि जब उनका देहांत हुआ तब सत्या, विजय जी, मैं खुद, हम लोग तो मान लीजिए कि वी वर इन आवर वेरी अर्ली टीन्स, 13, 14, 15 साल की उम्र के हम लोग थे। तो ये देहांत होने की बात है, तो जाहिर है कि उनके जो पिक्चर्स आए वो और 3-4 साल पहले आ चुके थे। तो मुझे पता है कि आपका जवाब क्या होगा, लेकिन आपके श्रोताओं के लिए आप ये बताइए कि आपका गुरुदत्त से परिचय कैसे हुआ, कैसे आपने उनकी तस्वीरें, उनकी फिल्में देखना शुरू किया। मुझे पता है आप क्या कहेंगी, लेकिन श्रोता भी सुन लें। मोस्टली मैं कॉलेज बंक करके मॉर्निंग शोज देखती थी एक क्लास में। तो मैंने नागपुर में काफ़ी फिल्म्स देखी, उनके प्यासा, कागज के फूल, CID बहुत बाद में देखा मैंने, बट आई डिड सी साहिब बीबी। वो हमारे तीन जो फेवरेट फिल्म्स है, मधुमती, मुगले आजम और साहिब बीबी गुलाम, उनमें से एक है। और बस, पर मैं उससे आगे कुछ उनके बारे में सोचा भी नहीं थे। मेरे हीरो तो दिलीप कुमार थे। तो गुरुदत्त केम अप लॉन्ग बिहाइंड आफ्टर दैट। दिलीप कुमार, देवानंद, उसके बाद राज कपूर, उसके बाद और कोई जो भी आगे, और फिर गुरुदत्त जी एज अ एक्टर। तो पर उन्होंने मुझे चुन लिया कि ये किताब मेरे लिए लिख दो तुम।
तो सत्या, मैं ये इमेजिन करता हूँ कि दिस शुड हैव हैपेंड समटाइम इन द 70s, परहैप्स द अर्ली 70s, द मिड 70s. तो Yes. you, I mean, all three of us, I'm counting Vijay also in it because we are more or less the same age. That uh, uh, were you as a person sharp enough to realize the talent that exuded from all of those films? यानी तीन जो उनकी सबसे मशहूर फिल्में थी, साहिब, बीबी और गुलाम, प्यासा, कागज के फूल, तीनों भी आपने देखी. तो what was your first impression of those movies? Let's not talk about him as an actor. Let's talk about the movies that he made. What did you think of them when you were at that age? Well, at that age, we don't think of directing and what the dialogues are like. But the overall जो हमें pictures ने देखी तो बहुत ही अच्छा लगा. And light and dark का जो effect था वो मेरे मन में कुछ असर लाया कि ये बहुत ही unusual है the way he has shot it. And I think when I started doing photography, that you can see in a lot of my pictures, ये black and white का जो है, black and white में काफी काम किया है मैंने, तो it is there. तो बस पर डायरेक्शन के बारे में बहुत कम सोचा मैंने, बहुत कम सोचा. Okay. Yeah. All right. So now Guru Dutt is one of the two heroes in the book. The other hero very clearly is Abrar Alvi. Now it just happens, Satya, and I'm telling this to you for the very first time, that Abrar Alvi and my father were classmates in Morris College. It just happened. So therefore, Abrar Alvi was always a name to me. But he was just a name. He was just a name. And even when we talked about his dialogues and this and that and the other thing, I registered Abrar Alvi because of his association with my father. When did this man register with you for the first time? I'm sure you didn't notice who the dialogue writer was in your first round of the movies. So how did, yeah. I had not even heard of Abrar Alvi's name. पर एक दिन मैंने इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल पढ़ रही थी मैं, संडे एक्सप्रेस में, जिसमें अबरार साहब ने कहा कि ऐसे ऐसे हुआ और गुरु दत्त का ऐसे सुसाइड हुआ. और एंड में ही हैड रिटन, द इंटरव्यूअर हैड रिटन कि अबरार साहब के पास बहुत सारे कहानियां हैं, अगर किसी के पास सुनने के लिए वक्त है तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना वक्त बना लूं, क्योंकि मुझे हमेशा ही सिनेमा में इंटरेस्ट रहा है. मैंने फिल्म फेयर में भी 1-2 आर्टिकल्स लिख चुकी थी तब तक, तो मैंने कहा चलो और एक आर्टिकल लिख लूँगी मैं फिल्म फेयर के लिए. तो मैंने अबरार साहब का नंबर ढूंढ निकाला और उन्हें फ़ोन किया. तो तभी मेरी पहली परिचय अबरार अलवी नाम से हुई और उसके बाद उनसे हुई. Yeah, I mean, it makes a lot of sense because at that age, nobody ever looks at dialogue writers and screenplay writers. You don't even know that this is a very separate function in the making of a movie. You think of the heroes, you think of the music directors. Only rarely do you think of lyricists, when there are people like Sahir Ludhianvi. Otherwise, it's just those songs and Mohammad Rafi and Kishore Kumar and, like you said, Dilip Kumar, and all these people are the ones that connect with young people at that age. So yeah, it didn't surprise me at all that Abrar Alvi swam into your ken at a very late point. Right. So this leads me to the central question. Why did you think on picking up this very unusual subject? See, it's not a very straight thing. You are catching the story through somebody else. So there are two people involved. There is Abrar Alvi, and Abrar Alvi is talking about his mentor, his guru. So why did you think of picking up this very unusual subject and this very unusual way of presenting it? When I first came to try and find a job in Bombay, I was supposed to join Star and Style as a film writer, as the assistant editor. But they realized कि मेरे इसमें एक भी बोन गॉसिप वाली नहीं है. मैं गॉसिप नहीं कर सकती हूँ, ऐसे क्वेश्चंस, पर्सनल क्वेश्चंस स्टार से नहीं पूछ सकती हूँ. तो वो चैप्टर मेरे लिए बंद किया गया कि तुम फिल्म पे नहीं लिख पाओगी.
पर films have always been a passion. तो जब ये Yes. बोला कि somebody has stories to tell, I said चलो जाके सुन लेते हैं और एक दो आर्टिकल्स लिख लेते हैं. तो ऐसे मैंने सोच के ही उनको कांटेक्ट किया. Okay. Satya, there is this thought that comes to my head. In your book, you have made it very clear that Abrar Alvi was himself a polyglot. He was a multilingualist. He was as good with Hindi and Urdu as he was with English. And Marathi. Imagine that. Of course, yeah. That is it's a little surprising, but yes, not more than a little surprising. So he was a proper polyglot. बहुभाषीय थे उनकी, और अंग्रेजी माध्यम से वो सारा पढ़े हुए थे. तो फिर आप जब उनसे मिलने गई, आपने उनसे जो चर्चा की, तो कभी आपने उनसे पूछा नहीं कि भाई अलवी साहब, आपकी अंग्रेजी भी कोई कम नहीं है, ये जो आप मुझे बता करके मुझसे लिखवाने के बजाय आपने खुद लिखने का क्यों नहीं सोचा अंग्रेजी में? उनकी उम्र काफी हो गई थी और उन्होंने पहले ही दिन मुझे बताया, देखो मैं एक पैर मेरा कब्र में है, हाँ, और मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ घूमते रहता है, तो अगर मैं बहकने लगता हूँ कभी करते करते, मुझे खींच के वापस लाना उसी सब्जेक्ट पे. डोंट लेट मी डिग्रेस. तो वो लिख नहीं पाते, अगर लिखना चाहते भी तो, और वो बस कहना चाहते थे. ही वांटेड टू अनबर्डन हिमसेल्फ. उनके दिमाग पे और दिल पे बड़ा ही बोझ बैठा हुआ था और वो कहना चाहते थे कि इसको मैं किसी से बता दूं, किसी को बोल दूं और अपना मन हल्का कर. तो वो बोलते रहते थे. रोज 3-4 घंटे, जब सैटरडेज को मैं जाती थी, 3-4 घंटे हम बैठते थे. घर पहुंचते पहुंचते उनका फोन कॉल आ जाता था. उन दिनों तो मोबाइल्स नहीं थे, घर पे फोन आ जाता था. मेरे हस्बैंड से पकड़ के नोट्स लेते होंगे कि मैं ये भूल गया, उनको बता देना, तो वो नोट्स ले रहे होंगे कि अबरार साहब ने ये भी बोला, ये भी बोला, ये भी बोला. तो सत्या, ये सिलसिला कितने महीनों चला? ये तो ऑलमोस्ट 2 साल चला, क्योंकि मेरा फुल टाइम जॉब था. तो ओनली सैटरडेज में जा सकती थी. अगर मैं बाहर चली गई कहीं या ट्रैवल हो गया या कुछ मिस किया कर नहीं जा पाती थी. तो गैप्स के साथ 2 साल चला. और कभी कभी जाने के बाद भी उनका मूड ठीक नहीं रहा होगा या उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे वापस आना पड़ता था. तो 2 साल तो लग गए. ओके, 2 साल. सत्या, जब आप अंग्रेजी में लिख रही थीं अबरार की बताई हुई दास्तान, आप ये पूरी तरह से जानती थीं कि जिसके लिए आप लिख रही हैं वो खुद अंग्रेजी में माहिर है, एक नंबर का लेखक है, जबरदस्त क्रिएटिव आर्टिस्ट है. तो उनके कहे हुओं को लफ्जों में उनका परिवर्तन करना, वो करते वक्त आप कभी कभी कुछ नर्वस हुआ करती थी? Did you feel that there was somebody watching over your shoulder? No, never, because I took notes very, very carefully. All right. So you obviously did little bits of writing and then you sat together and perhaps... No. Oh, really? This amazes me. Tell me, when did he see your product? In pieces, or did he see it as the final thing? He saw it as the final thing. Amazing. And I didn't remember that he had told me these things sometimes, because by then he was beginning to sink. Oh, okay. Yeah, he passed away in 2009, did he? Yes, I think he did. Not attend the launch also, and they had gone to his house and taken a video I'm very happy this book has come out. I've seen it. I'm happy with it. So okay. He saw the book when it was published. What are you saying? Are you telling me that he didn't even see the first manuscript before it was sent for final publication? No, he didn't want to.
मुझे बिल्कुल भरोसा है तुम्हारे ऊपर। वाह वाह, यार फिर तो मुझे तो तुमसे शिकायत है। आई विश यू हैड मेंशन्ड इट समवेयर और द अदर इन द प्रेफेस दैट यू रोट फॉर द बुक, और हैव यू रिटन इट? आई डोंट नो, आई डिडंट। I mean, it never Okay. struck. It never struck Okay. me. Okay. All right. So you say 2 years, and the book could have collected, I mean, at a very rough guess, not more than half of all the episodes that he must have related to you. Is that right? No, I got everything in that he told me except the personal stuff. He said, Yeah. ये बातें आप लिखिए मत, कम से कम जब तक मैं जिंदा हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि Okay. he said इससे लोगों को दुख, you know, he had a lot of I know. Yeah. तो he said इसके बारे में मत लिखिए। तो मैंने छोड़ दिया, because it had no real bearing on the substance, on the, yeah. Okay. Now, देखिए आप गुरुदत्त के जिंदा रहे तक, बल्कि गुरुदत्त के चले जाने के बाद तक भी, और आपकी जब उनसे पहली मुलाकात हुई 2005-2006 के आसपास रही होगी, गुरुदत्त was already a phenomenon. He was an icon by that point of time, and he was acknowledged as one of the greatest movie makers on the world scene, not merely in India. And Abrar Alvi, for one reason, he was just an author and a dialogue writer. Please, just should be understood in the right spirit. But relative to a big-time director, Abrar Alvi was still pretty much an unknown name. As you yourself said, you hadn't much heard about him. तो आप मुझे ये बताइए कि जिस दौरान जब आपकी से चर्चा जो होती थी, he would talk about his interactions with Gurudutt, his closeness with Gurudutt, the kind of influence that he exercised on Gurudutt, not merely in matters of films, but even in personal matters. Did you, at any point of time, feel that he was overstating things? Well, there were times when he did pretend the others were not important. जैसे वीके मूर्ति के बारे में कहते थे, इतने स्लो थे वो कि जब तक वो सेटिंग करते थे हम तो नींद सो के उठ के फिर वापस आ सकते थे। तो एक दो बार उन्होंने ऐसे कहा, but then you have to give it कि अपने आप के बारे में बोल रहे हैं तो दूसरे को थोड़ा जरा कम ही दिखाएंगे। But he never meant any disrespect. He never they were not good. He stated facts as they were. एक दो बार बस इन्होंने कहा कि एक सीन जो है आपने पढ़ा है, साहिब बीबी गुलाम, जो उन्होंने डायरेक्ट किया है, मेरे ख्याल से इस किताब में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यही निकला है कि साहिब बीबी गुलाम को अबरार साहब ने डायरेक्ट किया है और गुरुदत्त ने नहीं किया। उसके गानों को उन्होंने किया है गुरुदत्त ने, पर बाकी फिल्म अबरार साहब ने किया है। तो इसी के कनेक्शन में एक बचाओ कैसे गुरुदत्त ने गाना शूट किया और अबरार साहब ने विदाउट चेंजिंग द सीन कैसे उस सीन को एंड किया। तो मेरे ख्याल से वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अदरवाइज ही डिड, वहाँ पे वो बोलते हैं कि वीके मूर्ति से अगर मैं कहता कि सीन शिफ्ट करो, लाइटिंग चेंज करो, तो वो शेड्यूल का टाइम निकल जाता था। तो मैंने सोच समझ के आगे उसी सीन को आगे उसी लाइटिंग में उसी जगह से आगे बढ़ाया। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि कोई भी बताए कि इस सीन को दो अलग अलग लोगों ने शूट किया है। ये बात आपने एकदम सही कही कि इस किताब के कारण ही ये साबित होता है कि साहिब बीबी गुलाम का निर्देशन इन्होंने किया था, गुरुदत्त ने नहीं किया था। क्योंकि मैंने जब ये फिल्म देखी, मैंने कई बार देखी, अपनी बेटी को भी दिखाई, और नई पीढ़ी की होने के बावजूद वो चकित थी कि ऐसी फिल्में बनती हैं, और वो मतलब वो विश्वास नहीं कर रहे थे कि इतनी सुंदर फिल्म बन सकती है।
लेकिन अंत तक मैं ये जानती थी कि गुरुदत्त ने ही इसका निर्देशन किया है। जब मैंने इस किताब को पढ़ा तब मुझे पहली बार विस्तार से मालूम हुआ कि नहीं, ये एक गलत धारणा लोगों के बीच में, दर्शकों के, समीक्षकों के, पाठकों के बीच में है। और वास्तव में ये सच में एक बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी खूबी है अलवी साहब की, कि जब वो सीन क्रिएट कर रहे हैं एक शूट के लिए और बीच में गुरदत्त साहब उसके गीतों का फिल्मांकन कर रहे हैं, और समय बचाने के लिए, खर्च बचाने के लिए अलवी साहब उसी के सेट पर, उसी लाइटिंग में आगे के सीन को शूट करते हैं। और कहीं से ये दरार नहीं पता चलती है कि दो अलग अलग लोगों का काम है। गाने किसी और ने शूट किए हैं और बाकी का काम किसी और ने शूट किया है एक ही शूटिंग के दौरान। ये तभी संभव है जब निर्देशक पहले दर्जे का निर्देशक हो। तो हम लोग गुरदत्त को बहुत बड़ा निर्देशक मानते हैं, लेकिन इस एक छोटी सी बात को पढ़ के मुझे लगा कि नहीं, अलवी साहब भी बहुत बड़े निर्देशक हैं। वो स्क्रीन प्ले राइटर होते ही, लेकिन इस क्षेत्र में भी उनको महारत हासिल थी। थैंक यू। थैंक यू विजय, थैंक यू। सत्या, हाँ, आप ये कह रही थी, एंड ऑफ कोर्स आई मीन वी ऑल नो इट, विजय जी ने भी करीब करीब कुछ कहा कि हम लोगों ने जब गुरुदत्त की फिल्में पहले देखी एज यंग पीपल व्हेन वी वर इन आवर अर्ली 20s, मिड 20s, तो ऑब्वियसली वी डिडंट हैव द सेंसिबिलिटीज इन अस टू नोटिस द फाइनर पॉइंट्स ऑफ हिज मूवीज. Now I know that you have also run a lot of courses in film appreciation. You've done that. Vijay ji ne bhi ye kiya hai. So today, or even at the time when you picked up the book, let's say 2005, where would you rate Gurudutt as a movie maker for today's audience? What would you tell them about Gurudutt as a movie maker? When you're watching a movie, agar Yeah. you don't realize कि actors act कर रहे हैं, you start believing you're actually in their world. You don't realize कि वो dialogue बोल रहे हैं, वो आप समझते हो कि वो दिल से बोल रहे हैं, जो मन में आ गया वही बोल रहे हैं। और अगर हम ये नहीं समझ पाए कि कोई इनको डायरेक्ट कर रहा है, पर ये है एक माहौल बन गया है और आप उसको बाहर से देख रहे हैं और ये सच है, अगर ऐसा लगे तो फिर वो डायरेक्टर बहुत ही बड़ा डायरेक्टर है। और ये इन दोनों फिल्म्स में डेफिनेटली मुझे ऐसे ही लगा कि मैं इनकी दुनिया में आ गई हूँ गलती से, और मैं बस झांक के देख रही हूँ कि क्या हो रहा है। वाओ, दैट्स वेरी वेल सेड। आप ये बताइए, यू ऑल्सो मेंशन्ड अर्लियर कि उनके जो सीन्स के कॉम्पोजिशंस जो होते थे, दे स्ट्रक यू even as a youngster. They struck me also. But at a much later point in time, when you developed many more sensibilities of how to appreciate a film, आपने की, विजय जी ने की, इला जी ने की होगी, तो वहां फिर आपने ये बारीकियों को कैसे देखा, कैसे परखा, और आपके विद्यार्थियों को ये अगर फिल्म दिखा रहे हैं कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ अ फिल्म इज मेड, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वुड पॉइंट एट, दैट लुक एट दिस इज गुरुदत्त एंड नोबडी एल्स? वीके मूर्ति के बारे में कम से कम ये आपने जो किताब में लिखा है कि ये हमारे जो अबरार अलवी जो है वो मूर्ति को उतनी घास नहीं डालते जितनी शायद डाली जानी चाहिए थी. I mean, he was definitely a very great cinematographer, but somehow in this book he seems to suggest that it was Gurudutt who was doing all the visualizing and Murthy was only doing the implementing. So yeah, what would you say about the composition of his scenes and such aspects of movie making?
To an extent, Gurudutt was a little bit of, he held all the strings in his hand. Yeah. He visualized the film completely, but he had a team which took it further. अगर हमने ये सोचा तो इसे आगे कैसे बढ़ाएं, इसमें और खूबसूरती कैसे लाएं, this is what happened, and that is why that film is complete whole. It's one piece. It's not, you don't see everybody's work separately. It is seamless. तो मेरे ख्याल से अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को कागज के फूल दिखाऊं या प्यासा दिखाऊं तो मैं यही बताऊंगी कि देखो कितना सीमलेसली एक सीन से दूसरे सीन में आप जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि ये आज शूट किया होगा और वो 10 दिन बाद शूट किया होगा। उन्होंने कैसे इसे मिला लिया एक में, एक कहानी जैसे कैसे कह रहे हैं, जैसे हम और आप अभी बात कर रहे हैं, इतना ही सीमलेसली वो फिल्म चलती है। Of all other films, a lot of films you can see that there are different moments together. इनके films में ऐसे नहीं है, everything is real, it is passion. Okay. I mean, okay, now, I mean, since you, both of you, I mean, Vijay ji and you have been students of Gurudutt's movies, there are those earlier movies. I remember Arpar, I remember Bazi. वहां पे there are too many jerks, many of them, मतलब where a scene moves from one to the other. Sometimes even in Mr. and Mrs. 55, there are certain scenes that to me appear to be redundant, कि ये इनके जहन में आ गया, चलो ये भी कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो can you talk to our audience, हमारे श्रोताओं को आप बता सकें कि गुरुदत्त का evolution as a filmmaker कैसे हुआ होगा, बाजी से लेकर के उनकी आखिर की फिल्म जो थी, was it साहिब बीबी और गुलाम, or was it प्यासा? I do not remember. अगस्त के साहिब बीबी गुलाम, and then start बाहरे फिर भी आएंगी. Correct. तो बाहरे फिर भी आएंगी तो खैर it then becomes an altogether different kettle of fish. I mean, we don't even, at least don't ever think of it as a Gurudutt movie. But meanwhile, the question, can you tell us about how Gurudutt evolved as a filmmaker and got into his final polish? I want to say, let us not talk about the craft, because that's not what this book is about. This book is about the making of the films and how the stories came. Okay. Because craft के बारे में अबरार साहब ने तो बहुत कम बात की है, because he was not Gurudutt, he was Abrar. Of course. So he's thinking about how, if you are looking at Pyasa, how the story came about. Where did that streetwalker come in? Streetwalker इसलिए क्योंकि वो एक streetwalker से वो बातचीत करते थे, उनकी पहचान थी उससे, और एक गिल्ट फीलिंग गई जब उनकी पहचान में दूरी आ गई, एंड ही फेल्ट उन्होंने उनको ठुकरा दिया है किसी तरह, उनको वो भूल गए, जिंदा ही उनको रहते समय उन्होंने मार डाला अपने मन में. तो which is why he said, let us bring this person alive in Pyasa. So I would rather we talked about things that are in the book. All right, fine. Because I haven't Yeah. looked. That's mine. Yeah. No, first class. तो सत्या, फिर चलिए इसी का जिक्र करते हैं. You have used a word, chakla. हाँ. Chakla in your book, and chakle as we. आप कुछ कहना चाह रही हैं विजय जी? जी आप पूरा कर लीजिए वाक्य, फिर मैं कुछ कहूँगी. जी. तो चकले, as we know, means brothels, right? और आपने इस किताब के अंदर वो ब्रॉथल वाला सीन, ये जो गुलाबो का कैरेक्टर किस तरह से उभरा, किस तरह से आया, उसके पीछे की जो कहानी बताई है, कैन यू शेयर इट विद द ऑडियंस नाउ? स्ट्रेट आउट ऑफ योर बुक. चकले के बारे में बात करती हूँ क्योंकि वो एक गुरुदत्त की आदत थी कि कुछ अच्छा लगा तो वो उनको कलेक्ट करके रख लेते थे अपने पास. तो इस एक शाहिर जी का एक पोएम उन्होंने पढ़ा, जिन्हें नाज है समथिंग पे, वो वर्ड्स अलग हैं पर जो गाना बाद में
गया जिन्हें नाज है Yeah. है। Yes. तो Yes. पोएम उन्होंने किया अपने पास, और ये Yeah. Yeah. कि जब वो हैदराबाद गए थे जी। और ईदा की टिकट हुई, तो इनके पास टाइम था, तो उनके डिस्ट्रीब्यूटर उनको एक कोठे पे ले गए थे, और गुरुदत्त के पास ये गाना था, और अबरार साहब से उन्होंने कहा था कि इस गाने को कुछ निकालो, कैसे इसको कहाँ फिट करें हम, कहानी में तो कई जगह है ही नहीं। तो ये कोठे पे जब गए तो वहाँ पे द वुमन हु वाज सिंगिंग स्टार्टेड सिंगिंग फिल्म सॉन्ग्स। तो उनको पता चला कि गुरुदत्त को पहचान लिया उसने। तो फिर गुरुदत्त जी ने कहा कि देखो, ये तुम ये फिल्म गाने छोड़ो, मुझे मुजरा सुनना है, मैं इसीलिए आया हूँ। तो वो मुजरा गाने लगी, उतने में कोई अंदर आया और बैठ गया वहाँ पे और उसके ऊपर पैसे फेंकने लगा। और तो जब अबरार साहब ने कहा कि ये आदमी कौन है, हम तो प्राइवेटली आना चाहते थे, तो दैट मैडम सेड कि नहीं नहीं, ये तो इनकी रेगुलर कस्टमर है, तो हम इनको कुछ कह नहीं सकते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उस आदमी ने कहा उस औरत से, नाचने वाली से, कि तुम उठो और नाचो। और जब वो उठी, मना की 3-4 बार, पर उसने जब जिद उठाई तो वो उठ के जब खड़ी हुई तो इन्होंने देखा कि वो बहुत ही हेविली प्रेग्नेंट है। तो गुरुदत्त को बहुत ही बुरा लगा, वो उठ के पैसे रखे और उठ के चले गए दोनों। और तब अबरार साहब ने सोचा गाना यहाँ करेंगे, इस सीन को हम लाएंगे अंदर और इस पे हम गाना बनाएंगे, इस गाने को यहाँ सेट करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे कहानियां अबरार साहब ने कहा, बताया हमसे, और ये चकला इसी में यूज हुआ, ये पोएम। आपने गुलाब का जो कैरेक्टर जो उभरा है वो भी पूरी तरह से अबरार की ही देन है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बारे में जरा सा बताइए। हाँ, वो उनके कुछ फ्रेंड्स थे, रिच फ्रेंड्स थे हैदराबाद से, और वो एक बार यहाँ आए बॉम्बे और अबरार को भी ले गए, बोले चलिए हम जुहू घूम के आते हैं और ज़रा मज़ा करते हैं। और वहाँ जब गए तो पता चला कि टेंट्स इन्होंने, छोटे छोटे शैक्स जो पहले जुहू में थे, उनको रेंट कर रखा है, और बहुत सारे औरतें भी हैं वहाँ। तो उन्होंने अबरार साहब से कहा, आप हमारे गेस्ट हैं, किसी को चुन लो। तो अबरार को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने सबसे जो ओल्डेस्ट थी, मतलब कुछ 25 साल की होगी, बाकी सब 16-17 साल 18 साल के थे, उनको चुन लिया। और वो बाकी लोग चुन के चले गए, ये तो बैठ के इनसे बात कर रहे थे। तो जब बात करने लगे तो उस लेडी गुलाबो को लगा कि ये आदमी मुझे से देख रहा है, तो उनकी दोस्ती होने लगी। और अबरार को भी बहुत ही क्यूरियोसिटी थी कि इनका पेशा क्या है, क्यों इसमें आ गए, क्या करते हैं। तो ये मिलने लगे, और मिलने लगे तो इनके पास पैसा नहीं था, तो वो बेचारी बिरयानी लाके इनको खिलाती थी, चाय पिलाती थी अपने पैसे से। और ये सब सीन्स उन्होंने प्यासा में ले आए। यस, डिफरेंट इज ब्रॉट इट। और yeah. जब वो बिजी हो गए, बहुत ही शूटिंग शुरू हो गई किसी और फिल्म की, तो इसने कहा कि आप तो मुझे भूल जाओगे। इन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं थर्सडे में ज़रूर आऊँगा। तो 2-3 थर्सडे गए और फिर वो भूल गए। तो एक बार गुरुदत्त ने कहा कि तुम रीगल सिनेमा चले जाओ और एक नई फिल्म आई है, वो देख के आओ और मुझे बताओ कैसा है। तो जब उन्होंने नाइट शो देखा और फिर बस में चढ़ गए, ऊपर बैठे थे डबल डेकर बस में, और वो बस उसी गली से जब गुजरती है ग्रांट रोड में, उन्होंने एक जनाजा देखा। और जब झांक के देखा उन्होंने, ही रियलाइज इट वाज द सेम वुमन गुलाबो हुज बॉडी वाज गोइंग। तो उनको इतना बुरा लगा कि वो घर जाके पीने लगे, और काफी वो गिल्ट उनको तंग करता, सताने लगा था। तो एक दिन अबरार साहब को पूछा गुरुदेव कि तुम्हें क्या खाया जा रहा है, तुम कहीं बेहोश होके बैठे। तो उन्होंने ये कहानी जब बताई, इसको हम मॉर्टल कर दे, थोड़ा सा लैंग्वेज बदलना पड़ेगा। तो लैंग्वेज लिखना चाहते हो जैसे वो बोलती है, तो हम बोलने देंगे उसे
और वहीदा को उसका बहुत बहुत सुंदर बात आपने बताई। और गुलाबों के विषय में पढ़ते हुए मुझे भी अंदर से इतनी अजीब फीलिंग मिली कि देखो कहाँ कौन किस रूप में पर्दे पर आता है, बदल जाता है, लेकिन उसका जो सोर्स जो है, जहाँ से वो आया है, जहाँ से उस कैरेक्टर को उठाया गया है, वो कितना संवेदनशील रहा होगा और उसको पर्दे पर भी उतने ही संवेदनशील ढंग से पोर्ट्रे किया गया है। और मुझे ये भी लगा कि जब हम यथार्थ को पर्दे पर लाते हैं तो कैसे थोड़ा सा परिवर्तन करना होता है, क्योंकि जब इन्होंने कोठे पर चकले में उस स्त्री को देखा था जो कि गर्भवती थी, तो जब फिल्म में उसको लाने की बात हुई तो गर्भवती स्त्री को एक ऐसे काम वाले के विषय में लाना थोड़ा सा दर्शकों की दृष्टि से गड़बड़ हो जाता, तो उन्होंने उसको परिवर्तित कर दिया। तो किस तरीके से यथार्थ पर्दे पर और भी खूबसूरत ढंग से आता है, और ये कुशल निर्देशक या स्क्रीन प्ले राइटर या सिनेमेटोग्राफर या सब मिल करके करते हैं। मैं थोड़ी सी एक बात और कहना चाह रही हूँ। हमारे पास फेसबुक से डॉक्टर नेहा तिवारी, रानू मुखर्जी बड़ौदा से, रक्षा गीता दिल्ली से, रमेश कुमार सिंह दिल्ली से, मीना कुमारी जमशेदपुर से, अश्विन अलसी जी कहाँ से हैं मुझे नहीं मालूम है, अगर वो अमरावती से, अमरावती से है वो। ओके। और शशि भूषण बदौनी उत्तराखंड से जुड़े हैं, और मैं इन सबका निधि अग्रवाल भी जुड़ी हैं, वो बरेली से हैं जहाँ तक मुझे याद है। इन सबका स्वागत है। और नेहा जी ने कुछ अच्छे कमेंट्स दिए हैं, वो भी मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगी जी। एक तो उन्होंने लिखा है, बेस्ट पॉसिबल वे टू पे ट्रिब्यूट टू गुरुदत्त, कांग्रेचुलेशंस सृजन संवाद। और उन्होंने ही एक प्रश्न भी पूछा है, मैं समझती हूँ कि इसका उत्तर भी जरूर उन्हें मिलना चाहिए। अच्छा, अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो फिर से जुड़ जाइएगा। हाँ, डॉक्टर नेहा तिवारी ने पूछा, वो मास्को में पढ़ाती हैं। उन्होंने पूछा, व्हाई हैजंट गुरुदत्त डायरेक्टेड हिमसेल्फ साहिब गुलाम? जी हाँ, मैं समझती हूँ कि उसका उत्तर दिया जाना चाहिए। हाँ, ये तो लंबी कहानी है। वो करते पहले दिलीप कुमार को साहिब गुलाम में कास्ट करना चाहते थे, फिर पता चला कि कुछ और कोई तो आने वाला नहीं है, मुझे ही इसका एक्टिंग करना होगा। तो उन्होंने कहा कि ये रोल मेरे लिए जरा मुश्किल सा रोल है। आई हैव ऑलवेज बीन द स्वॉव, यू नो, आयरॉनिक मैन। उनके तो एक्सप्रेशन ही ऐसा है ना, देखिए ये एक्सप्रेशन, इनका रोल ऐसा है। तो मैं कैसे एक कंट्री बम्पकिन का करूं, मुझे तो इसकी कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं। तो तब उन्होंने कहा अबरार से कि तुम डायरेक्ट करोगे। तो अबरार ने इसे समझा कि ये पी के कुछ बोल रहे हैं, तो इन्होंने बोला नहीं, मैं लिख के देता हूँ, विटनेस को बुला के बोलता हूँ कि अबरार ही इसे डायरेक्ट करेगा, क्योंकि मुझे इनकी डायरेक्शन, इनकी मार्गदर्शन चाहिए कि मैं कैसे अपने रोल को निभाऊं। अपना मुस्टैच उड़ा दिया उन्होंने, कपड़े बदल लिए, जूते क्वी करने वाले जूते पहन के चलना पड़ा। तो ये सब के लिए उनका चाल चलन, उनका चलने का ढंग बदला। तो ये सब के लिए उनको हेल्प चाहिए था, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं दोनों काम बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, अबरार करेगा ये काम। और सच में उसमें जब हम देखते हैं गुरुदत्त कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, किस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ देख करके नहीं लगता है कि यही व्यक्ति इतना सोफिस्टिकेटेड दूसरी फिल्मों में दिखाई देता है, या
दूसरे रूप में दिखाया जाता है। मुझे नहीं लगता इससे पहले उन्होंने कभी भी किसी ग्रामीण की भूमिका की थी। और इनफैक्ट थिंक शशि, ये कि भूल गई मैं, आ जाएगा, आप बोलिए, सॉरी। और मुझे ये भी लगता है कि ये फिल्म और भी खूबसूरत इसलिए बन पाई है क्योंकि एक व्यक्ति एक ही काम कर रहा था। अगर गुरुदत्त स्वयं एक्टिंग करते, स्वयं को भी डायरेक्ट करते, दूसरों को भी डायरेक्ट करते और सब मिलजुल के शायद ध्यान बढ़ जाता। नहीं, पर उन्होंने फूल तो किया और प्यासा भी किया। नहीं, करते तो है, लेकिन यहाँ चूंकि भूमिका बिल्कुल अलग थी, भूमिका उन्होंने जैसे काम किए थे या करवाए थे उससे बहुत अलग थी, इसलिए जब उन्होंने एक योगी व्यक्ति को सौंप दिया तो इस कारण फिल्म बिल्कुल अलग खिल के तैयार हुई, ऐसा मुझे लगता है। मुझे याद आया मैं क्या कहना चाहती थी कि अगर प्यासा देखें या कागज के फूल देखें और साहिब भी गुलाम देखें तो आपको उनके टेक्सचर में फर्क दिखेगा। प्यासा और कागज के फूल दिल से बने हैं, साहिब भी गुलाम दिमाग से बना, उसमें बहुत लॉजिकल थिंकिंग, सब कुछ एकदम एब्सोल्युटली प्लान्ड है, स्पॉन्टेनिटी है, पर वो दिखाई नहीं देता है, वो ऐसे है कि सब जिग्जॉ पजल के जैसे सब बैठा गया है। तो ये अबरार साहब का सोचने का ढंग है। यस, एब्सोल्युटली, हाँ, वेरी वेल कॉट। पिक्चर 4 बार देखी तो मुझे ये तब समझ में आया कि इसका तो बिल्कुल तरीका ही अलग है। आई थिंक यू से इन द बुक कि साहिब बीबी गुलाम एक ऐसा पिक्चर है जिसका स्क्रीन प्ले पूरा तैयार होने के बाद में ही पिक्चर का बनना शुरू हुआ। पहली बार बिकॉज ही वाज गोइंग अवे, तो गुरुदत्त ने कहा तुम अपना स्क्रीन प्ले को रिकॉर्ड कर लो, तो yes. हर एक के अलग अलग वॉइसेस में अबरार साहब ने अब पूरा स्क्रीन प्ले उन्होंने रिकॉर्ड किया था। मतलब छोटी बहू के वॉइस में, वहीदा के वॉइस में, गुरुदत्त के वॉइस में, जो भी एक्टर्स आने वाले थे, तब तो पता नहीं करने वाला है, हर एक कैरेक्टर के वॉइस में उन्होंने किया था और वो बिल्कुल बहुत अच्छे मिमिक थे, औरत के वॉइस में बहुत अच्छी तरह से बोले। सत्या, तो फिर ये बताइए, आपकी जो इतनी उनसे चर्चा हुआ करती थी और यानी आपको ये तो समझ में आ गया था कि वो आला दर्जे के संवाद लेखक के अलावा आला दर्जे के एक्टर थे, तो फिर ऐसे क्यों हुआ कि उनको कहीं भी उन्होंने एक छोटा सा बिट रोल तक नहीं किया? व्हाई डिड इट हैपन? है 2-3 जगह किया है उन्होंने, एक लॉयर का रोल किया है, बट कैमरा के सामने प्रोजेक्शन का अच्छा नहीं लगता। he was not a romantic hero, he was not handsome, he was well, yeah, I agree that he was not Dilip Kumar, but he was not a mukri either. I mean, no. he was a decent looking person, and considering the kind of closeness that he enjoyed with Gurudutt did enjoy, I mean, did use a lot of very ordinary faces. I mean, run-of-the-mill, commonplace faces he used. Why was it? I mean, it surprises me. And I wondered how it is that this man who told others, who actually trained others into acting, how was he not given a good, decent, meaty role in any of the movies? I don't think they thought of it at all. He never thought of himself as someone who wanted to be in front of the camera. He was happy doing everything else to keep the unit going, to write. I mean, screenplay लिखना. See, the screenplay was written on the dot. दिन बे दिन लिखा जाता था, ये नहीं कि पहले तो फिर रहते थे वो। Okay. Okay. अश्विन अलसी जी कह रहे हैं, वेरी गुड डिस्कशन, वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू अश्विन, थैंक यू फॉर गुड कमेंट। मैं एक और बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरा 8% पे है। हाँ, अब कैसे करेंगे? मैं करते रहो, ये कुछ नहीं तो भाई सवाल तो मैं आपसे करूंगा, जवाब भी आपको देना है, तो आप पहले आपके मोबाइल को समझा लीजिए, उसके बाद में चर्चा।
चार्जिंग में लगा दीजिए। नहीं, वो चार्ज के लिए ऊपर नहीं, अब ये खुल रहा है, खुल गया है। जम गया? मैंने अपने आईपैड पे खोल लिया है। ओके, चलिए, गुड। Okay. You never went out of circulation. या सुदीप साहू जी लिख रहे हैं, गाजियाबाद रेडियो श्रोता संघ आपका स्वागत करता है जी। और उन्होंने नाम लिखा है सुदीप साहू, मनोहर लाल गांधी, डॉक्टर अमित चन्ना। आपका भी स्वागत है, आप सबका स्वागत है सृजन संवाद में। यदि आप सृजन संवाद से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू। या सत्या, एक और बताइए कि आपकी किताब की एक और बड़ी अनोखी सी बात यह है कि आपके जो सारे चैप्टर्स हैं उनका शीर्षक किसी गाने का मुखड़ा है। तो सबसे पहली बात तो ये आइडिया आपकी थी, अबरार की थी, पेंगुइन की थी, किसकी थी? दैट इज वन, दैट इज द लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट how did you arrive at this kind of a thing, and how did you base your connect the title of a song, the title song, to each of these chapters? मैं ज़्यूरिक में थी, काम से गई हुई थी ज़्यूरिक में, और शांतनु my editor sent me a message कि टाइटल्स चाहिए हमें। तो मैंने कहा कि मुझे एक दिन का टाइम दे दो, मैं सोच लूंगी कुछ भी। और बस गाने मेरे दिमाग में चलते रहे। एंड आई वाज लुकिंग एट द चैप्टर्स की क्या टाइटल दूं, एंड व्हेन आई वाज रीडिंग द चैप्टर अबाउट हाउ उनको बार बार कमरे में लॉक करके उनसे 6-7 दिन लिखवाते हैं। तो ऐसा काहे को घबराया इन्होंने, एंड देन दैट आइडिया केम कि व्हाई नॉट आई से काहे घबराए फॉर दैट चैप्टर। तो एक ऐसे ही फिर I started to fit the songs to the chapters. Okay, so they are all your creation. Yes, I will take it for it. Okay, तो सत्या, एक जो चौथे चैप्टर का टाइटल है, ये थोड़ा सा यू जस्ट एनलाइटन मी ऑन इट। यहाँ पे लिखा है कलियों की मुस्कान है। It's on, I'll tell you the page. It's on page 19. Correct. Now, कलियों की मुस्कान है, ये एक गाना है जो मैं पकड़ नहीं पाया। कौन सा गाना है ये? भंवरा बड़ा नादान है। ओ अच्छा, ये मुखड़ा छोड़ करके आपने दूसरी लाइन पकड़ ली। सेकंड लाइन। ओके, या बगियन का मेहमान है, कलियन की मुस्कान है। Who's the lyricist, by the way? Is it Gulzar? No. Because the music is Hemant Kumar. It's either Majru or wait, this is wait, I'll tell you. Shakir Badayuni. The music is Hemant Kumar, yes? Yes. I also want to tell my readers, Nadeem, that this book, this Hindi book, is going to be republished by Vani Prakash. Okay. It's out of print now, but it will be republished soon. Okay. मैं एक बात पर ताली बजाना चाह रही हूँ जी। लखनऊ से मंजुला बरारी जी कह रही हैं, both the speakers are extremely eloquent. थैंक यू भाई। हिंदी में मैं तो कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ आपके दर्जे तक ऊंचा होने की। नहीं, बहुत अच्छी है। और मैं तो गिरते संभलते चल रही हूँ। एकदम फ्लुएंट बोल रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और आपके शब्द संपदा तो बहुत ही समृद्ध है। कैसे कह रहे हैं कि हिंदी नहीं जानते हैं? हिंदी जानते हैं और एक्सेंट भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है और प्रभाव भी है। Nadeem is a very good narrator of poems. Nadeem एक गाना सुनाई दीजिए। सुना यार, what about that चकला? हाँ, चकला। हाँ, okay, all right. Listen to this. Okay, I mean, it just happens that I have it with me. तो चकले का मतलब तो मैंने आपको बताया है कि चकले is brothels
और ये जो कविता थी, नज्म थी साहिर लुधियानवी की, ये बहुत पहले से लिखी हुई थी इस नाम से। और जैसे आपकी किताब में भी कहा है कि गुरुदत्त की नजर उस पर बड़े जमाने से थी और उनको लगता था कि इसको कहीं ना कहीं कैसे न कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और अबरार ने उसका सारा इंतजाम उनको करके दिया। तो इट गोज लाइक दिस। उसके कुछ कुछ शब्द भी इधर उधर बदले हुए हैं। साहिर की खासियत ये थी कि इतने आला दर्जे के उर्दू कवि होने के बावजूद जो अपने शब्दों का चुनाव करते थे वो बड़ा आसान हुआ करता था। तो हियर इट गोज लाइक दिस। ये कूचे, ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के, कहां है मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है। तो ओरिजिनल चकले का ये जो मिसरा था वो ऐसा था, सना ख्वान ने तकदीश मशरिक कहां है, विच मेंट इफेक्टिवली कि ये जो ईस्टर्न कल्चर की तारीफ करने वाले हैं वो कहाँ चले गए। ये कूचे, ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के, कहाँ है मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। ये पुरपेच गलियां, ये बदनाम बाजार, ये गुमनाम राही, ये सिक्कों की झनकार, ये इस्मत के सौदे, इस्मत यानी इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये इस्मत के सौदे, ये सौदों पे तकरार, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट करती हूँ टू से कि आप जब पढ़ रहे हो तो सीन्स आंख के सामने आने लगते हैं, इतने परफेक्टली उन्होंने शूट किया है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये सदियों से बेखौफ सहमी सी गलियां, लुक एट द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स। एक है बेखौफ, फियरलेस, और दूसरा सहमी। देयर इज बेखौफी इन सम एस्पेक्ट एंड देयर इज सहमना in another aspect. I have never seen a combination like this. ये सदियों से बेखौफ सहमी सी गलियां, ये मसली हुई अधखिली जर्द कलियां। जर्द का मतलब होता है पेल, फीके रंग की। ये सदियों से बेखौफ सहमी सी गलियां, ये मसली हुई अधखिली जर्द कलियां, ये बिकती हुई खोखली रंग रलियां, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है। वो उजले दरीचों पे पायल की छन छन, थकी हारी सांसों पे तबले की धन धन, ये बेरूह कमरों में खांसी की ठन ठन, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है। ये फूलों के गजरे, ये पीकों के छींटे, पीक जो पान खाकर के जो थूकते हैं दैट इज पीक। ये फूलों के गजरे, ये पीकों के छींटे, ये बेबाक नजरें, ये गुस्ताख फिक्रे, ये ढलके बदन और ये बीमार चेहरे, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है। यहां पीर भी आ चुके हैं, जवां भी, तनोमंद बेटे भी, अब्बा भी, मियां भी, ये बीवी भी है, ये बीवी भी है और बहन भी है, मां भी, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है। मदद चाहती है ये हव्वा की बेटी, यशोदा की हमजिन्स राधा की बेटी, पैगंबर की उम्मत जुलेखा की बेटी, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है। जरा मुल्क के रहबरों को तो लाओ, जरा मुल्क के रहबरों को तो लाओ, ये गलियां, ये कूचे, ये मंजर दिखाओ,
जिन्हें नाज है हिंद पर उनको लाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ ब्यूटीफुल, कहाँ? बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। ब्यूटीफुली डन। जितने सुंदर शब्द हैं उतने ही सुंदर ढंग से आपने उसका कथन भी किया है, पठन भी किया है। बहुत खूब। विजय, आपके थैंक पढ़ने यू। का आई वाज अंदाज, होपिंग आपके पढ़ने का अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यूपी से हूँ और एक समय खूब मुशायरे और गजलों के बीच में मेरा समय बीता है, तो आज सुन के बहुत ही जी, मजा आ गया मुझको। बहुत 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 शुक्रिया विजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद डिसाइड करने के जी लिए। जी जी विजय इला जी, मुझे सॉरी सॉरी, बोलिए। आप नहीं कुछ नहीं कहना चाह रही थी, कहिए। नहीं, मैं किसी का कमेंट पढ़ने लगी। बोलिए। विजय जी आप दिख नहीं रहे हमें। कुछ हो गया जी। उन्होंने इनको सेंटर में डाल रखा है ना, नहीं नहीं, मैं इसलिए। चाह रहा था कि जी, तो असल में ये जो हमारा जो इस बैठक का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नदीम खान, इट जस्ट हैपेंड। मैं सत्या से पूछना चाहूंगा कि सत्या, यू आर वेरी वेल अवेयर that there are so many other biographies of गुरुदत्त। एक नसरीन मुन्नी कबीर हैं और भी लेखक हैं, बल्कि एक बहुत सुंदर सी वीडियो भी है, इन सर्च ऑफ गुरुदत्त। तो ये नसरीन सारों मेरा ख्याल है नसरीन का ये चैनल 4 मुन्नी के लिए कबीर किया की था। करेक्ट, चैनल 4 के लिए उन्होंने डायरेक्ट किया था। अब मुझे ये बताइए कि आई नो द आंसर, बट आई वांट यू टू टेल द ऑडियंस व्हाट very specific, very special, what is the USP that this book, which is not a direct biography of Gurudutt, but it is really through the perspective, through the eyes of Abrar Alvi. Tell me why this book is just as essential a reading for understanding Gurudutt as all those other books are. देखिए नसरीन मुनीर कबीर का तो बिकॉज इट इज डिस्टिल्ड फ्रॉम हर इंटरव्यूज फॉर द कैमरा फॉर चैनल 4, तो वो किताब लिखी, मैंने पढ़ी है उस किताब को, बहुत सुंदर तरीके से लिखी है उसने। एंड इट इज़ अ पर्सनल बायोग्राफी ऑफ द मैन, जहाँ बहुत सारे लोगों से बात करके उसने फिल्म्स के बारे में, उसके लाइफ के बारे में सब कुछ लिखा है। बिमल मित्रा जिन्होंने जो भी स्क्रिप्ट राइटर थे गुरुदत्त के साथ, उन्होंने एक किताब लिखी है अबाउट गुरुदत्त, हिंदी में या बंगाली में लिखा था और हिंदी में है, पता नहीं मुझे, पर मेरे पास है वो किताब, वाणी प्रकाशन ने पब्लिश किया। हाँ, तो उसमें, हाँ, बिछड़े सभी बारी बारी, उसमें उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से गुरुदत्त को प्रेजेंट किया है कि मैंने ये किया, हम यहाँ थे, हम वहाँ थे, वो फार्म पे थे, वो उठ के चले गए, ऐसे। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ डायरी ऑफ देयर वर्क टुगेदर। और फिर अरुण कोपकर ने एक किताब लिखा है जो नेशनल अवार्ड विनिंग किताब है, जिसमें ही टॉक्स ऑफ द 3 फिल्म्स एंड ही एनालाइजेस द 3 फिल्म्स। एंड अरुण कोपकर, I know him personally, और he was surprised when he read my book and he said किसी को पता नहीं था कि अबरार साहब ने, though it says directed by अबरार अलवी, क्रेडिट्स में किसी ने माना नहीं ये बात। उन्होंने ये समझा कि सुपरस्टिशन के कारण, कागज के फूल के फेलियर के बारे में बाद में सुपरस्टिशन के कारण वो अपना नाम नहीं डालते थे डायरेक्टर के टाइटल से, पर अभी पता चला उनको कि ये अबरार साहब से सुन के कि अबरार साहब ने ही किया। तो आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस बुक इज कि इसमें पर्सनल बहुत कम है, और द क्राफ्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, द राइटिंग ऑफ स्क्रीन प्लेज, व्हाट गोज बिहाइंड द फिल्म, कहानियाँ कैसे बनती है, जुड़ती है, और कैसे वो निखर के फिल्म में आती है, ये सब हमें मिलता। कैसे एक्टर्स ट्रेन होते हैं, मीना कुमारी कैसे छोटी बहू बनी, वहीदा कैसे सीआईडी में से लेके प्यासा की गुलाबो बन गई, एक नाचने वाली वैम्प से बन के हीरोइन कैसे बन गई,
और and remains one of the most respected actresses today still. तो ये कैसे हुआ, ये सब इस किताब में अबरार साहब ने समझाया और मैं समझ के लिख दी। और ये भी है कि ये किताब 2 आवाज़ों में है, मेरी आवाज़ और अबरार साहब की आवाज़ में, क्योंकि जैसे अबरार साहब बीच बीच में भूल जाते थे, जंप करते थे, तो जुड़ने के लिए मैं बीच बीच में उसे एम्ब्रॉयडरी से सुई धागा से मैं स्टिच करके बना लेती थी कि एक फैब्रिक बन जाए। जी हाँ, बहुत सुंदर बात है, क्योंकि किताब जिस शैली में लिखी गई है, स्टाइल में लिखी गई है, वो बिल्कुल अलग है। ऐसा तो बहुत, मेरे ख्याल से तो मैंने ऐसा नहीं देखा अभी तक, क्योंकि या तो लोग वार्तालाप करते हैं या फिर लोग अपनी ओर से अपनी बात कह देते हैं या इंटरव्यू चलता है, लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने कहा और उसे जोड़ने के लिए आपने बीच बीच में जो कहा, दोनों को मिला करके एक यूनिक स्टाइल में किताब तैयार हुई है। हम लोग अंत की ओर बढ़ रहे हैं, एक प्रश्न जरूर और कर लीजिएगा, और सत्या जी आप जो कहना चाहें अपनी से कहिएगा, लेकिन उसके पहले मैं कुछ और कमेंट्स पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। डॉक्टर उमा सिंह ये गुजरात से हैं और ये कह रही है बहुत ही ज्ञानवर्धक संवाद, ग्रेट। और डॉक्टर नेहा तिवारी कह रही हैं द जर्नी ऑफ द बुक इज कमिंग आउट इंटरेस्टिंगली थ्रू दिस कन्वर्सेशन। एकदम सही बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको भी बहुत कुछ मालूम होगा, जिन्होंने पढ़ा है तो वो फिर से इसको याद करेंगे, और जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा उनके मन में जरूर ये इच्छा जगेगी कि ये किताब पढ़ी जाए। बिल्कुल छोटी सी किताब है, उनको पढ़ लेना चाहिए, वो छोटी सी किताब है, जरूर नए लोग इस किताब को चाहेंगे। तो मेरी नजर में अगर गुरुजस दत्त में दिलचस्पी है तो ये किताब को पढ़े बिना वो तस्वीर पूरी नहीं होती है, ये मेरा कन्विक्शन है। I mean, there are other good books, but like you were saying, here is somebody who knew Guru Dutt so well, and he's talking about him, which gives the book an altogether different perspective. It complements all the other books that you have written, but I believe that this is a very necessary reading for you to get a complete picture of Guru Dutt, the filmmaker. और फिर डायलॉग राइटिंग पे कितना सारा इसमें है। Yes. इसमें स्टूडेंट ऑफ सिनेमा के लिए बहुत सारे लेसन्स है। अगर वो एक्टर बनना चाहे, लेखक बनना चाहे, स्क्रीन प्ले राइटर बनना चाहे, बहुत सारे लेसन्स अबरार साहब ने समझाए। आप सही कह रहे हैं। और यहाँ पर नदीम साहब, आप तो लोग फैन हो गए हैं। अनु मुखर्जी कह रही हैं बेहतरीन पठन, उन्होंने कहा एक्सीलेंट प्रोनाउंसिएशन। शशि भूषण बड़ोनी कह रहे हैं लाजवाब काव्य प्रस्तुति सर, प्रणाम। तो बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगी कि आप सृजनशीलवाद में एक बार आए और सिर्फ जरूर बहुत थैंक यू इसके लिए। आप तैयार हो गए हैं, हम आपको बुलाना चाहेंगे ताकि आप एक बार सिर्फ काव्य प्रस्तुति ही करें, चाहे वो उर्दू की हो, हिंदी की हो, इंग्लिश की हो। हम लोग बहुभाषीय काम करते हैं, कई भाषाओं में काम करते हैं। तो अब आप मैं समझती हूँ कि आप अंतिम प्रश्न पूछ लीजिए और सत्या जी को जो कहना है वो कहे। बहुत ही अच्छा वार्तालाप चल रहा है, बहुत सार्थक गोष्ठी है, मैं ऐसा कहना चाहूंगी। प्लीज नदीम जी। तो ये मेरा आखिरी सवाल है सत्या के लिए, और लगे हाथों विजय जी आप इस सवाल को अपने लिए भी समझ लें या आपके लिए भी हो सकता है, आप इसका भी एक जवाब अगर दे दें कि देखिए जिस जमाने में गुरुदत्त की फिल्में बना करती थी, उस जमाने में कुछ एक चुनिंदा बेहतरीन डायरेक्टर्स हुआ करते थे जो सोशल इश्यूज के ऊपर बड़ा जबरदस्त प्रेजेंटेशन किया करते थे। बिमल रॉय थे, बी.आर. चोपड़ा की बड़ी अच्छी फिल्में बनी, कानून और बाकी, और राज कपूर भी किसी तरह से ये खिचड़ी पका लिया करते थे। उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि खिचड़ी से बेहतर हुआ करता था, नेवर माइंड। तो उसके साथ में गुरुदत्त थे। नाउ दैट वी हैव डिस्टेंस्ड आवरसेल्व्स फ्रॉम ऑल ऑफ देम, वी सी देम अक्रॉस
50 years, 60 years, how would you rank? मैं ये विजय जी आप भी इसका हो सके तो जवाब दें कि where does Gurudutt stand in this galaxy of absolutely marvelous directors like Bimal Roy, like who was the other guy we talked about? Yeah, B.R. Chopra, and there were others. मेरा ख्याल है who was that कॉमी जो ब्लिट्स का लास्ट पेज लिखा करते थे? अब्बास। यू रिमेम्बर अब्बास, ख्वाजा अहमद अब्बास, उनकी भी एक की दुक्की मूवीज आई थी, बहुत बहुत मीनिंगफुल सोशल कमेंट्रीज होती थी. तो नाउ प्लीज, आई मीन नाउ दैट वी हैव अ डिस्टेंस, नाउ वी हैव अ पर्सपेक्टिव, वेयर वुड यू लाइक टू स्लॉट Gurudutt in this galaxy of great directors? I think definitely as an equal, because I will Yes. say each one had their own style, and if Okay. you take their whole body of work, Yeah. each one brings something new to the table. If you look at how Yeah. Bimal Roy did his films or Raj Kapoor did his films, they are extremely different. And मेरा एक ऐसे में मैंने लिखा कि पता नहीं राज कपूर was influenced by Gurudutt or Gurudutt was influenced by Raj Kapoor, because they were friends, they knew each other, and Gurudutt Yeah. looked up to Raj Kapoor. पर Yes. उसमें जब आप देखिए घर आया मेरा परदेसी and the प्यासा song, हाँ, आंखों से गिरा दूं तो क्या करोगे, that song, that Oh, the what a words, song. they are so Yes. similar in the building up of the Presentation. scene, the fantasy and the presentation. So they all borrowed from each other. So I think, and yet they had their individual styles. I don't think anyone was lesser than the other. बस कभी कभी एक पिक्चर उभर आती थी और एक इतना अच्छा नहीं लगता था, but together they were all brilliant. Thank you. मैं सत्या सरन जी से पूरी तरह सहमत हूँ जी. कि इनमें से कोई भी कम नहीं है, लेकिन हर एक का अपना स्टाइल है, हर एक का अपना नजरिया है, और फिल्म तो बनती ही डायरेक्टर के नजरिए से है. एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि इनमें से कुछ लोग अपने समय में ही बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए, उनकी शायद ही कोई फिल्म फेल होती थी, लेकिन गुरुदत्त जी को उस समय जितना जाना गया, जितना सराहा गया, आज समय बीतने के बाद, उनके गुजर जाने के बाद, खास करके जब ये सिनेमा एक स्टडी का सब्जेक्ट बन गया है, तब उनकी फिल्मों को देखने के बाद उनकी शोहरत, उनका महत्व और बढ़ता जा रहा है. वो सीजन्ड डायरेक्टर के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं, और नई पीढ़ी जब उनको गंभीरता से देखती है तो वो और भी कई चीजें देख पाती है जो शायद हम भी नहीं देख पाते हैं. तो ये सारे के सारे मैं कहूँगी कि टाइमलेस डायरेक्टर्स हैं, और हर एक का अपना नजरिया था. इसीलिए हम कहते भी हैं ऑटो थ्योरी जो है कि फिल्म जो है वो डायरेक्टर की होती है. फिल्म देख के हम बता सकते हैं ये किसकी फिल्म, अगर वो इस कैटेगरी का डायरेक्टर है तो हम देख करके बता सकते हैं कि ये किस डायरेक्टर की फिल्म है. तो गुरुदत्त का मकाम आज भी बहुत ऊंचा है. बाकी उनके समकालीन जो थे वो भी अपने आप में बहुत बड़ी लकीर खींच गए हैं. आने वालों के लिए प्रेरणा स्वरूप ये सारे के सारे निर्देशक मुझे नजर आते हैं. एक बात मैं जी ऐड करना चाहती हूँ आपकी बात में कि इन्होंने जो भी सोशल कॉजेस लिए जी उसको मार मार के नहीं समझाया हमें, बहुत ही पॉलिटिकली, बहुत ही फ्लुएंटली उन्होंने सोशल कॉज को उसमें बुन लिया कहानी में. वेरी वेल सेड. हाँ, और हम समझ पाते हैं एट द एंड ऑफ इट सुजाता देख के कि खून सबका एक ही रंग का है, या प्यासा देख के कि जितना भी पैसा हो उससे क्या मतलब, क्योंकि अगर आदमी खुश नहीं है तो कुछ नहीं है.
तो ऐसे धीरे धीरे वो समझा लेते थे हमें कहानी के बीच से. आई थिंक दैट वाज व्हाट मेड देम इम्पोर्टेंट. जी यस, जी, सही बात, या सही बात है लवली पॉइंट. जी. इला जी यहीं पर है, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं खुद क्वेश्चन पूछा या खुद क्यों नहीं अपनी बात कही? ऐसा थोड़ी देखकर मैम आज सुनने का दिन था, बात गुरुदत्त जी और अबरार अलवी जी की थी, तो दिल का मामला था और पूरी बैठक जो थी वो दिल से चली है. और जब सत्या मैम बोल रही थी या नदीम सर बोल रहे थे तो सिर्फ सुनने के लिए ही मुझे लगा कि आज तो सुनने का दिन है. बहरहाल आप बहुत ही लिख बहुत करके ही अच्छी चर्चा हुई. क्या है? हाँ, इला जी अब ने लिख करके बहुत बहुत सुंदर अच्छी कमेंट चर्चा किया हुई. है. दिल से बनी फिल्म और दिमाग से बनी फिल्म, अमेजिंग क्या बात है, क्लासिफिकेशन. लवली. जी हाँ. और एक और कमेंट आ रहा है, मैं वो भी पढ़ दूं फिर इला जी अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा. सॉरी टू डिस्टर्ब यू. ये किसना, मंजुला जी ने लिखा है लखनऊ से, रिमेम्बरिंग द आर्टिस्ट अबरार अलवी, वेरी आर्टिस्टिक एंड इंटरेस्टिंग इवनिंग. थैंक्स, बहुत अच्छा लगा. और डॉक्टर उमर सिंह ने कहा है, यस वेरी ट्रू. किसी ने जो लिखा है कि आदरणीय नदीम जी को सुनना बेहद सुखद अवसर रहा. वेरी ट्रू, वेरी गुड. जी इला जी आप कुछ कह रही थी, कहिए. मैम इस पूरी चर्चा में ना जितना गुरुदत्त जी के बारे में पता चला और अबरार अलवी साहब के बारे में पता चला और क्राफ्ट ऑफ मूवी मेकिंग के बारे में भी पता चला, जैसे कि बहुत एप्टली सत्या मैम ने बोला, उससे साथ साथ मुझे आज बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला कि किस तरह से बहुत अच्छे सवालों के माध्यम से एक बहुत बड़े काम को हम ऑडियंस तक ले जा सकते हैं. और उसके लिए पुस्तक लिखने के लिए तो सत्या मैम बधाई की पात्र हैं ही. नदीम सर का भी बहुत साधुवाद. और आपको भी मैम कि आज आपने फोर्स करके मेरे को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा और मैं पूरे कार्यक्रम को बिना हिले सुना है. एंड बिकॉज आई हैव सीन ऑलमोस्ट ऑल द मूवीज, तो आई कुड कनेक्ट वेल विद दिस प्रोग्राम. तो ये मेरे लिए तो आज बहुत गेन करने का दिन रहा. आप सबका बहुत बहुत दिल से आभार. थैंक यू इला जी. पर मैं रिक्वेस्ट करूंगी सब जितने लोग यहाँ जुड़े हैं उनसे कि प्लीज किताब हिंदी में या इंग्लिश में पढ़ लीजिए. मराठी में भी है, मराठी का भी इसमें थैंक्स टू नदीम ट्रांसलेशन हो चुका है. तो अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे और कहानियां हैं, बहुत सारे और इसमें जानकारी है जो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है. I endorse it 100%. किताब अमेज़न पे मिल जाएगी अब. मैं भी सबसे कहना चाहूंगी कि पुस्तक जरूर ले, पढ़ें और अपने विचारों को भी बताएं. सिर्फ पढ़ें और चुप न रह जाएं, आपस में शेयर करें, भले ही लिखें या बोलें या दूसरों को बताएं, ताकि बात दूर तक जाए. किताब में ही नहीं रुक जाए गुरुदत्त, किताब में ही नहीं रुक जाए अलवी साहब, इनकी बात दूर दूर तक जाए. तो पढ़िए और उस पर चर्चा कीजिए, चाहे लिखित रूप में या मौखिक रूप में. आज की चर्चा बेहद बेहद मनोरंजक, प्रवाहपूर्ण और सार्थक रही. सत्या जी ने तो किताब लिखी है तो उनके लिए सारी बातें एकदम टिप ऑफ द फिंगर्स थी और वो बोल सकती हैं जितना चाहिए. लेकिन गजब मुझे लगा नदीम साहब का प्रश्न पूछना. बहुत लोग प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम यहाँ पर करते हैं, लेकिन बहुत कम बार ऐसा होता है कि जो संवाद करने व्यक्ति आता है वो पूरी तैयारी के साथ आता है. नदीम साहब ने न केवल किताब पढ़ी हुई है बल्कि आज के कार्यक्रम के लिए भी जमकर तैयारी की हुई है. मैं बिल्कुल इस बात के लिए प्रशंसा करती हूँ, बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ. क्योंकि हमारे पास समय लिमिटेड है, कार्यक्रम समाप्त करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, लेकिन समय की बाध्यता को देखते हुए मैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर चलना चाहूँगी. सबसे पहले सत्या शरण जी का
बहुत 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 धन्यवाद आज की सार्थक संध्या के लिए, इतने सुंदर ढंग से अलवी साहब और गुरुदत्त जी के जीवन पर प्रकाश डालने के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सृजन संवाद की ओर से मिस्टर नदीम खान का। वो पहली बार यहाँ आए हैं, लेकिन उन्होंने मंच लूट लिया है, न सिर्फ अपने प्रश्नों से बल्कि अपनी पठन की शैली से भी और अपने व्यक्तित्व से भी। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इला भूषण का धन्यवाद करना चाहूंगी। वो तो सृजन संवाद की सदस्य है, लेकिन बहुत शॉर्ट नोटिस पर वो आज के लिए तैयार हो गई। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही बहुत सारे हमारे साथी लाइव जुड़े हुए हैं फेसबुक से। मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने जो प्रश्न पूछे, उन्होंने जो कमेंट किए, उससे न सिर्फ आज के संवाद को आगे बढ़ने का मौका मिला, बल्कि वो बहुत रोचक हो गया, बहुत उत्साहवर्धक हो गया। हम सबको उससे बहुत प्रेरणा भी मिली, उनके प्रश्नों से भी कि इस दृष्टि से भी सोचा जा सकता है, ये भी जानना चाहिए, और उनके कमेंट से भी किसको प्रशंसा को सुनना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं वैभव पाठी का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने हमारे लिए स्ट्रीम यार्ड का ये लिंक तैयार करके दिया। अनुराग रंजन का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने इस कार्यक्रम का स्ट्रीम यार्ड का संचालन किया। मैं साथ ही साथ धन्यवाद करना चाहूंगी अपने पोस्टर बनाने वाले का। वो बहुत ही व्यस्त हैं और काफी रात में उन्होंने पोस्टर बनाए और फाइनल हम लोग दोपहर को कर पाए। हालांकि कुछ लोग सोच रहे थे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा कार्यक्रम, लेकिन मुझे विश्वास था वो एक बार काम लेते हैं तो काम करते ही हैं। तो तन्मय सोलंकी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, और मैं अपने मीडिया साथियों को भी धन्यवाद दूंगी, क्योंकि सृजन संवाद के प्रति लोकल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंटेड मीडिया दोनों ही बहुत ही सदैव है। वे हमारी बात हमेशा दूर दूर तक ले जाते हैं। तो मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगली गोष्ठी की सूचना हम लोग बहुत शीघ्र देंगे, और मैं समझती हूँ कि हमारे जो आज के अतिथि वक्ता हैं, ये बार बार हमें बुलाएंगे और ये बार बार यहाँ आते रहेंगे, और बहुत सारे और साथियों को जोड़ने का अवसर भी देंगे। एक बार फिर से जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं, वो इस मोबाइल नंबर पर 8789001919 पर अवश्य संपर्क करें। सभी को एक बार पुनः धन्यवाद। Thank you. Thank you Nadeem. Thank you. Thank you, Satya, for giving me this opportunity. Thank you, everybody. Thank you, Ila. Thank you, Vijay ji. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am, for being with us today.